हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया। देखिए, एडुटेरिया की तरफ से आप देखेंगे तो प्रखर एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका डे 2 है। ठीक है, ये आपका दूसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले का हमने जो है एक और वीडियो अपलोड किया था कल क्रेट में, और आपका यूरोपीय कंपनी को आगमन था। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए। अब देखिए, ये आपका वीडियो से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आप सबसे पहले जानेंगे। आपको टॉपिक बाई टॉपिक जो है आपका जीके जीएस जो है आपका क्लियर होगा। और अगर आप ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे घटना चक्र हो गया या फिर लूसेंट या फिर किसी भी किताब से अगर आपने ये पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री से, जैसे नए राज्यों का उदय, और मैंने ये जो टॉपिक है कल के डेट में बताया था कि आपको ये टॉपिक पढ़ के आना है। और अगला जो आपका वीडियो आने वाला है, आपको हम वीडियो के एंड में आपको बता देंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप उस टॉपिक को पढ़ के आइएगा, और उसी टॉपिक को पढ़ के अगला जब आप 100 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे तो आपको जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप अच्छा खासा जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन सही भी करेंगे। तो नए राज्यों का उदय और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपका एग्जाम में आता है, और क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है। आप मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन नाम आप नहीं देखें तो आप उसको जाकर के देखिए। और आप सभी लोगों से यही बोलेंगे, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप 100 क्वेश्चन का देखिए, आपका एक घंटे में जो है आपका ये वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा, और आने वाले एग्जाम में आपको जो है ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला प्रश्न है, बोला कि मोदी स्क्रिप्ट है ना, मोदी स्क्रिप्ट का प्रयोग निम्नलिखित दस्तावेजों में से किया गया है। निम्नलिखित दस्तावेजों में किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मराठा जो है राइट आंसर हो जाएगा, मराठा। देखिए, मराठों के दस्तावेजों में मोदी लिपि का इस्तेमाल जो है किया गया था। इसका इस्तेमाल राजस्व और प्रशासनिक रिकॉर्ड रखने में जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टप्रधान किस शासक के प्रशासन में सहायता कर रहे थे। अष्टप्रधान, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवाजी। क्या होगा आंसर, शिवाजी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण पद थे, जैसे पेशवा, अमात्य या फिर मजूमदार, सचिव, ये सब जो है आपको कुछ जो है पद जो है उस टाइम विख्यात था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखभाल करता था, वो आपका कौन था। इसका आंसर हो जाएगा सुमंत। क्या होगा आंसर, सुमंत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, पेशवा की बात करते हैं, जैसे पेशवा जो दिया गया है, ये मंत्रियों का प्रधान था प्रशासन में राजा के बाद, जिसका सबसे ज़्यादा महत्व था, और इसकी तुलना प्रधानमंत्री से की जा सकती थी। अब यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे, जैसे सचिव की बात कर लेते हैं, तो राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर जैसे दफ्तरी काम करता था। और क्या दिया गया है दोस्तों, और देखेंगे तो आपका पंडित राव दिया गया है, तो दान का अध्यक्ष होता था पंडित राव। तो ये सब आप जो है अच्छे से याद रखिएगा। और सुमंत आपको मैंने बता दिया है, सुमंत जो है आपका विदेशी मामलों से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन जो है दोस्तों कारण क्या था, तो इसका आंसर देखिए, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को निकाले जाने का बदला जो है लेना चाहता था। और देखिए, तीसरा जो आपका युद्ध हुआ था आपका 1761 में हुआ था, है ना, 14 जनवरी 1761 में जो है आपका ये पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मराठा के नेतृत्व की बात करते हैं, सदाशिवराव भाऊ ने किया था, और मराठों को जो है इसमें बहुत ही बुरी तरीके से हार भी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रमानुसार, है ना, कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करके बताइए, और कूट का प्रयोग करते हुए जो है सही उत्तर चुन करके बताइए। अब इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर होगा, जिसमें से देखेंगे तो आपका बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बाजीराव, फिर आपका बालाजी बाजीराव और माधवराव। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे पांचवें का, तो सी जो है आपका सही आंसर होगा। बालाजी विश्वनाथ का शासन की बात करते हैं तो आपका 1713 से लेकर के आपका 20 हो जाएगा, है ना, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। सही उत्तर चुन करके बताना है। तो देखिए, इसमें अगर हम आंसर की बात करते हैं, जैसे देखिए चाकन के किले पर जो विजय की बात करते हैं, चाकन के किले की विजय की बात करते हैं, तो ये आपका 1648 हो जाएगा, 1648। फिर अफजल खां का प्रकरण की बात करते हैं, अफजल खां का प्रकरण, तो ये आपका
1659 हो जाएगा। और मुगलों के साथ संघर्ष की शुरुआत की बात कर लेते हैं, तो संघर्ष की जो शुरुआत है आपका 1657 हो जाएगा, 1657। और सूरत पर हमला और लूट, है ना, तो सूरत पर हमला और लूट की बात कर लेते हैं, तो ये आपका 1664 हो जाएगा, 1664। अब इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें से पहला आपका हो जाएगा, उसके बाद तीसरा, फिर आपका दूसरा, फिर आखिरी में चौथा होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। अब सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी राइट होगा, जिसमें से 1627 में शिवनेरी किले में जन्मे और शिवाजी को 1637 में, है ना, 1637 में अपने पिता से पूना की जागीर विरासत में मिली और अफजल खां को आदिल शाह यानी बीजापुर के शासक ने शिवाजी को दंडित करने के लिए जो है नियुक्त किया था। तो आंसर देखेंगे तो आपका 7 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। और क्या दिया गया है, और देखेंगे तो आपका अफजल खां को 1669 में शिवाजी ने मार दिया था, ये दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। देखिए अफजल खां की बात करते हैं तो 1669 नहीं होगा, 1659 होगा। क्या होगा, 1659 में जो है शिवाजी ने जो अफजल खां को मार दिया था। शिवाजी और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन गलत बताना है, कौन सा हमारा कथन जो है गलत है। अब इसमें देखिए गलत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी यानी केवल 3। जैसे परिणाम स्वरूप 1675 में पुरंदर की संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका 75 नहीं होगा, ये आपका 1665 हो जाएगा, 1665 होगा। बाकी जैसे इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती ताकत को दबाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह को नियुक्त किया, सही है। जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी को घेरने में सफलता प्राप्त की, ये भी दोस्तों आपका जो है सही आंसर होगा। अगला कि 1674 में शिवाजी का राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने इसकी उपाधि जो है धारण की थी। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आंसर जो है आपका 9 का दोस्तों डी हो जाएगा, जिसमें से आप देखेंगे तो उन्होंने दोस्तों आपका जो है आपका हैंदव धर्मोद्वारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 का जो है सी सही आंसर होगा। शिवाजी प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन सही बताना है, सही हमारा क्या है। तो देखिए सही की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखिए शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार मलिक अंबर यानी अहमदनगर के सुधारों पर आधारित है। भूमि राजस्व का आकलन माप पर आधारित था। मलिक अंबर की काठी को माप की इकाई के रूप में जो है अपनाया गया था और भूमि राजस्व सकल उपज का 1/3 शुरू में तथा तय किया गया था, लेकिन बाद में सुधारों के बाद इसे सकल उत्पाद का 2/5 हिस्सा जो है तक बढ़ा दिया गया था। तो आंसर देखेंगे तो सी 1, 2, 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। मराठों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन गलत बताना है, यानी हमारा गलत कथन क्या है, असत्य क्या है। देखिए आंसर देखेंगे जैसे चौथी भूमि राजस्व का 1/4 हिस्सा था जो मराठों को अब तक दिया जाता था क्योंकि यह मराठा छापों के अधीन नहीं था, सही हो जाएगा। और सरदेश मुखी महाराष्ट्र की उन भूमियों पर 1/10 हिस्सा का अतिरिक्त कर था जिन पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। तो आंसर देखिए डी होगा, ना तो 1 गलत है और ना ही 2 गलत है। तो आंसर देखेंगे तो आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के बाद मराठा राज्य के निम्नलिखित शासकों पर जो है विचार करके बताइए। देखिए 12 का सही आंसर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, संभाजी। अब देखिए संभाजी का शासनकाल आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा, 1680 से लेकर के, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है बट आप इसको समझ सकते हैं, 1680 से लेकर के 89 हो जाएगा दोस्तों, 89। उसके बाद राजा राम की बात करते हैं तो इनका जो आपका कार्यकाल रहा है 1689 से लेकर के 1700 हो जाएगा, है ना, 1700 हो जाएगा। और ताराबाई की बात करते हैं तो 1700 से लेकर के 1707 हो जाएगा। और साहू की बात करते हैं तो 1707 से लेकर के 1749 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुन करके बताइए। मराठा साम्राज्य जो कि क्या लिखा गया है, कन्फेडरेसी क्षेत्र दिया गया है ना। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं, 13 का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से मिलाना इसको है, तो आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी इसको आप मिला सकते हैं। जैसे सिंधिया की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो
आंसर आपका क्या होगा, जैसे होलकर जो है आपको हो जाएगा इंदौर होगा। पवार की बात करते हैं तो धार। उसके बाद गायकवाड़ दोस्तों आपका हो जाएगा बड़ौदा। और भोंसले की बात करते हैं तो नागपुर। और भी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंधिया जो है आपका ग्वालियर होगा। होलकर मैंने आपको बता ही दिया है ना। होलकर जान लीजिए आपका इंदौर होगा। पवार आपका धार होगा, है ना। तो ये सब देखिए एग्जाम में आपका प्रश्न आता है। एंग्लो मराठा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। युद्ध और समय सीमा दिया गया है ना, समय सीमा। कितने युग्म जो है सही सुमिलित हैं, सही बताना है हमको। तो चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो है आपको 1775 से लेकर के 82 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है दोस्तों, तो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध जो है 1803 से 6 होगा। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जो है आपका 1817 से लेकर के 18 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा। सभी तीनों जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो प्रथम आंग्ल मराठा जो है आपका पेशवा पद के लिए रघुनाथ राव के पक्ष में अंग्रेज हेस्टिंग मराठों के साथ संघर्ष में आ गए। पराजित होने पर अंग्रेजों को वंडगांव यानी 1789 के अपमानजनक समझौते पर जो है हस्ताक्षर करना पड़ा। अब दूसरा की बात करते हैं तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका 1803 से लेकर के 6 के बीच में हुआ था। मराठा पेशवा ने बेसिन की सहायक संधि पर जो है हस्ताक्षर किया था। तीसरा भी देख लेते हैं तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका 1817 से लेकर के 18 के बीच में मराठों की निर्णायक जो है हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए आपका कमेंट ये था कि सर इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ के लिए बात बताइए। और तो अब देखिए पीडीएफ के लिए इसका जो है अलग से आपको ग्रुप बनाया जाएगा और तभी आपको जो है इसका पीडीएफ जो है मिल पाएगा। आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533, है ना। तो आप इस पे जो है एडुटेरिया एमसीक्यू लिख करके मैसेज कीजिएगा। एडुटेरिया है ना, एडुटेरिया एमसीक्यू दोस्तों आप लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो आपका श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी स्थापित की और वह जैकोबियन क्लब का संस्थापक सदस्य था। हैदर अली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सही बताना है, सही हमारा क्या है। अब देखिए सही की बात करते हैं, जैसे हैदर अली ने अपना कार्य मैसूर राज्य की सेवा में एक सैनिक के रूप में शुरू किया, सही है। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, सही है। हैदर अली प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1766 से लेकर के 69 में विजयी हुआ। तो देखेंगे तो आपका तीनों जो है सही उत्तर होगा। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य कौन सा है। देखिए आंसर देखेंगे तो आपका 1781 में हैदर अली ने पोर्टोनोवा में आयरकूट को हराया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं दोस्तों। 1700 आपका यहाँ पर 81 दिया गया है, जो कि 1781 में हैदर अली को जो है पोर्टोनोवा में आयरकूट को हराया थे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। इसको समझते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए पहले पढ़ लेते हैं पूरा ऊपर का जो दिया गया है। वारेन हेस्टिंग ने फ्रांसीसी बंदरगाह, है ना, फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया जो हैदर अली के क्षेत्र में था। ठीक है, आगे देखेंगे हम। हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ एक संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किया और आरकाट पर कब्जा किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। और क्या दिया गया है, हैदर अली की मृत्यु जो है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है दोस्तों हो गया था, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा है कि एंग्लो मैसूर युद्ध और संधि दिया गया है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर दोस्तों देखेंगे। जैसे प्रथम की बात करते हैं, प्रथम तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा मद्रास की संधि हो जाएगा, मद्रास की संधि। और द्वितीय की बात करते हैं तो ये आपका मैंगलोर की संधि होगा, मैंगलोर की संधि। और तृतीय की बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए कथन गलत हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो अब देखिए गलत कथन बताना है तो 19 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल डी होगा। जैसे तीसरा दिया 1790 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है समाप्त हो गया। यही दोस्तों आंसर जो है गलत आंसर हो जाएगा। 1784 1790 नहीं होगा दोस्तों, है ना। इसमें देखिए आप देखेंगे तो
यहाँ पर हस्ताक्षर की बात की जा रही है तो आपका 1782 में 1782 में है ना, 1782 में हैदर अली के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने जो है गद्दी संभाला। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। और ये आपका 1790 नहीं होगा, ये आपका 1784 हो जाएगा। बाकी 1782 में हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली, सही है। टीपू सुल्तान ने 1784 तक दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है आपका जारी रखा, ये आपका सही है। अगला कि एंग्लो मैसूर युद्ध और उनके समय के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं। तो 20 का देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए सभी आपका दोस्तों सही है। जैसे प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है आपका 1766 से लेकर 69, ये एग्जाम में देखिए आता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करते हैं 1780 से लेकर 84 के बीच में। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करते हैं 1790 से 92 के बीच में। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करते हैं 1799 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सभी 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन बताना है हमको। तो 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे टीपू सुल्तान पर 2 करोड़ रुपए का युद्ध हरजाना भी लगाया गया था। तो ये दोस्तों आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ नहीं होगा दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो 3 करोड़ का आंसर हो जाएगा। 3 करोड़ रुपए जो है हरजाना जो है लगाया गया था। बाकी टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया था, सही है। मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर निजाम, मराठा और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, सही है। युद्ध क्षतिपूर्ति का आधा हिस्सा तुरंत और बाकी किस्तों में चुकाया जो है जाना था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सही कौन सा है उसी को बताना है। सही कथन क्या है देखिए, इसमें देखेंगे तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया, सही है। ठीक है, और ये आपको 1799 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और क्या दिया गया है, और तीसरा आपका हो जाएगा उन्हें भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी के रूप में श्रेय जो है दिया जाता है, ये भी आपका सही है। तो आंसर देखेंगे तो आपका 1 और 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा में देखिए क्या दिया गया है कि फुतुल मुजाहिदीन टीपू सुल्तान द्वारा जो है लिखित एक सैन्य मैनुअल है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। देखिए फतहुल मुजाहिदीन एक सैन्य मैनुअल है जिसे टीपू सुल्तान के निर्देश पर एक जैनुल आबिदीन सुस्तारी जो है सुस्तारी ने जो है लिखा था। नाम भी थोड़ा सा अजीबोगरीब लिखा गया है। नेक्स्ट, मराठा के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सही हमारा क्या है उसी को बताना है, सही कथन। अब देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो 1, 2, 3 जो है आपका और सही हो जाएगा, जिसमें मराठा राज्य की दोषपूर्ति जो है आपका दोषपूर्ण प्रकृति, ढीला राजनीतिक ढांचा और निम्न सैन्य प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा। 1, 2, 3 जो है आपका सब सही है। अगला है किस कंपनी की मदद से हैदर अली ने डिंडीगुल अब तमिलनाडु में है हथियार फैक्ट्री जो है स्थापित की। आंसर हो जाएगा 24 का देखेंगे तो आपको फ्रेंच कंपनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा फ्रेंच कंपनी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत रघुनाथ राव ने सूरत और भरूच जिलों के राजस्व के एक हिस्से के साथ सालसेट और बेसिन के क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों को दोस्तों सौंप दिया। तो देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा सूरत की संधि। क्या होगा? सूरत की संधि। और यह आपका 1775 में दोस्तों ये आपका हुआ था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए नीति और राज्यपाल दिया गया है, मिलान करके बताना है। 26 नंबर, चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए रिंग फेंस नीति की बात करते हैं, रिंग फेंस नीति, तो ये आपको हो जाएगा वारेन हेस्टिंग होगा। सहायक संधि की बात करते हैं तो वेलेजली हो जाएगा दोस्तों, वेलेजली। और व्यापकगत का सिद्धांत जो है आपका होगा डलहौजी। और मास्टरली निष्क्रियता की नीति जो है आपका हो जाएगा जॉन लॉरेंस, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी होगा BCAD जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रिंग फेंस नीति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत कथन का जो है चयन करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 27 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे रिंग फेंस प्रणाली के अंतर्गत लाए गए राज्यों को बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य सहायता का आश्वासन दिया गया, लेकिन कंपनी के खर्च पर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। अब इसका आंसर देखिए आपका सही क्या होगा। जैसे
रिंग फेंस प्रणाली वैन हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बफर जोन जो है बनाना था। ठीक है, ये आपका सही होगा, मतलब इसका सुधार मैंने कर दिया है। बाकी जो इसका सही दिया गया है ए बी डी देख लेते हैं। जैसे इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। यह अफगान आक्रमणकारियों और मराठों की सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा की नीति थी। वेलेज़ली की सहायक संधि की नीति रिंग फेंस प्रणाली का जो है विस्तार थी। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले निम्नलिखित भारतीय शासकों को क्रमानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 आपका हो जाएगा, मैसूर होगा, तंजौर होगा, अवध, पेशवा, भरतपुर, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है गर्वित रिजर्व की एक नई विदेशी नीति जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाएं बनाना और प्रभाव क्षेत्रों की सुरक्षा करना था, किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी। दोस्तों ये जो है किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो देखिए इसका आंसर 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड लिटन जो है राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन, है ना। बेंजामिन डिज़रायली की बात करते हैं तो 1874 से 80 के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार के एक उम्मीदवार लिटन 1876 में भारत के वायसराय बने। उन्होंने गर्वित रिजर्व की एक नई विदेश नीति शुरू की। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में आधुनिक उद्योग के विकास के संबंध में सही कथन ज्ञात कीजिए। सही कथन ज्ञात करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है सही होगा। जैसे भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों को कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऋण संबंधित समस्याएं, माफ कीजिएगा, टैरिफ संरक्षण, असमान प्रतिस्पर्धा आदि। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक निम्नलिखित आर्थिक विश्लेषणों में से किस द्वारा जो है लिखा गया, यानी किसके द्वारा जो आपका ये लिखा गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 31 का तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, रमेश चंद्र दत्त। आंसर आपका डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक अर्थव्यवस्था आलोचक या आर्थिक विश्लेषण नहीं है। आर्थिक विश्लेषण दोस्तों नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का डी सही आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस डी होगा। भारतीय कवि कहते हैं कि राजा द्वारा लगाया गया कर सूर्य द्वारा सोखी गई नमी के समान है, जिसे वर्षा के रूप में धरती पर वापस भेजा जाता है। लेकिन भारतीय मिट्टी से उठाई गई नमी अब भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में उर्वरक वर्षा के रूप में गिरती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा जो है कहा गया है। तो ये कहा गया है आरसी दत्त के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का तो बी होगा, आरसी दत्त। निम्नलिखित में सही सुमेलित युग्म जो है ज्ञात कीजिए। सही सुमेलित ज्ञात करके बताना है 34 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए होगा। जैसे कलकत्ता मदरसा की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग, यही दोस्तों आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और 34 का जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और आगे पढ़ लेते हैं। जैसे बात करेंगे हम हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए 1791 में बनारस से जोनाथन डंकन द्वारा जो है संस्कृत कॉलेज की जो है स्थापना किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 में, है ना। 1800 में वेलेज़ली द्वारा जो है कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषाओं और रीति रिवाजों के प्रशिक्षण के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वुड्स डिस्पैच 1854 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही आंसर होगा। 1 और 3 पढ़ते हैं। देखिए इसने भारत सरकार से आम जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा, जिससे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का खंडन हो गया। तीसरा देखेंगे तो इसमें महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। तो आंसर देखेंगे तो आपका सी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए मंजूर किए जाने थे। तो इसका आंसर देखेंगे 36 नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम
ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। और ये आपका वर्ष 1904 में दोस्तों आपका जो है द्वारा उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय के सुधार के लिए जो है 5 वर्षों के लिए प्रति 5 लाख रुपए जो है मंजूर किया गया था। और जो इसका नेतृत्व है सर थॉमस रेले ने किया था। सर थॉमस रेले ने इसका जो नेतृत्व है दोस्तों किया था। निम्नलिखित ब्रिटिश शिक्षा आयोग को कालानुक्रमिक रूप से जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें आप देखेंगे तो जैसे आपका हो जाएगा हंटर शिक्षा आयोग, और ये आपका 1882 में दोस्तों आया हुआ था, 1882 में। उसके बाद क्या दिया गया है आपका सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है आपका हो जाएगा 1917 से लेकर के 17-19 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा हार्टोंग समिति, हार्टोंग समिति आपका हो जाएगा 1929 हो जाएगा। और क्या दिया गया है फिर आपका हो जाएगा दूसरा सार्जेंट शिक्षा योजना, यह आपका 1944 हो जाएगा, 1944। और राधा कृष्णन आयोग की बात करते हैं तो ये आपका 1948 से 49 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि वर्धा बेसिक शिक्षा योजना 1937 का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा जो है तैयार किया गया था। तो ये आपको दोस्तों तैयार किया गया था, आंसर देखेंगे तो जाकिर हुसैन जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम स्वीकार्य आयु धीरे धीरे 23 से जो है आपका 1859 में घटाकर वर्ष डैश में जो है 19 वर्ष जो है कर दिया गया था। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। 39 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1878 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 1878 आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय सिविल सेवाओं के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष करने के लिए जो है सिफारिश की थी, 23 वर्ष करने के लिए जो है सिफारिश की थी। तो आंसर देखेंगे 40 नंबर का, तो आपका ए होगा एचिसन समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 40 का ये होगा एचिसन समिति, है ना, ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने एसपी के कार्यालय को समाप्त कर दिया और कलेक्टर मजिस्ट्रेट को पुलिस बल का प्रमुख जो है नियुक्त किया। देखिए सही आंसर 41 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा बेटिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बेटिंग। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे किस वर्ष पुलिस आयोग ने प्रांतों में सीआईडी यानी आपराधिक जांच विभाग और केंद्र में केंद्रीय खुफिया ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की है। इसका आंसर क्या होगा 42 का। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1902 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायपालिका में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार वारेन हेस्टिंग द्वारा जो है किया गया था। वारेन हेस्टिंग दोस्तों जो है इसके द्वारा जो है किया गया था। तो 43 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे 1 और 3। आते हैं 43 नंबर पे, बोले कि न्यायपालिका में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार वारेन हेस्टिंग द्वारा जो है किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका डी होगा 1 और 3, जैसे सिविल विवादों के निपटारे के लिए जिलों में जिला दीवानी अदालतें जो है स्थापित की गई और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका आप आंसर याद रखिएगा, आंसर आपका जो है डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, कानून और वर्ष दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। 44 का आंसर देखेंगे, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता जो है ये आपका हो जाएगा 1859 होगा। भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं तो आपका 1860 होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं तो 1861 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 2, 3, 1 जो है राइट होगा। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ जो है किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों ये जो आपका किया गया था जमींदारों के साथ जो है किया गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में जो है बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त के रूप में जो है जाना जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच भूमि से उगाए जाने वाले राजस्व को तय करने के लिए जो है एक समझौता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, है ना। इन्हीं को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी हम इनको जानते हैं। और बात करेंगे दादा भाई नौरोजी ने कुछ ऐसे कारक बताएं जो बाहरी धन निष्कासन कारण जो है बने थे, जिसमें भारत में बाहरी शासन और प्रशासन, ब्रिटेन के सभी नागरिक प्रशासन और सेना के खर्चों का भुगतान भारत द्वारा जो है किया जाता था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है, नीति और वर्ष दिया गया है। तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 आपको दोस्तों सही सुमेलित है। जैसे अधीनता की स्थिति से समानता की बात कर लेते हैं तो आपका 1740 से लेकर के 1765 हो जाएगा। रिंग फेंस की नीति की बात करते हैं 1765 से लेकर के 13 हो जाएगा। और अधीनस्थ अलगाव की नीति की बात करते हैं तो 1813 से लेकर के 57 होगा। अधीनस्थ संघ की नीति जो है आपका 1857 से लेकर के 1935 हो जाएगा। समान संघ की नीति जो है आपका 1935 से लेकर के 1947 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी या राजस्व पर नियंत्रण हासिल कर लिया। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1765 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 1765। अगला है कि अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गलत कथन बताना है हमारा, इसमें गलत यानी असत्य क्या है। अब देखिए 49 का आंसर अगर देखें तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार में अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था, सही है। स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरित बना दिया गया, यह भी सही है। जमींदार को अपने राजस्व राशि निर्धारित तिथि पर चुकानी होती थी, भले ही किसी कारणवश फसल खराब हो गई हो, अन्यथा उसकी जमीनें जो है बेच दी जाती थी। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है सभी सही है। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त भूमि राजस्व नीति का मसौदा किसने तैयार किया है। आंसर होगा जॉन शोर। क्या होगा आंसर? जॉन शोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए कृषक को भूमि के अपने हिस्से का स्वामी माना जाता था, बशर्ते कि उसे भू राजस्व का भुगतान करना होता था। अगला कि इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों के हिस्से में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत बंदोबस्त को अस्थायी नहीं बनाया गया था। इसे 20 से 30 वर्षों के बाद जो है समय समय पर संशोधित किया जाता था उस टाइम। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है राइट आंसर होगा। किसने कहा था कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था हमेशा से प्रचलित रही थी या फिर प्रचलित जो है रही है? ये किसका कथन है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका मुनरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा, मुनरो। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुनरो और रीड ने 1820 में मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र में जो है लागू किया था। गंगा घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब में शुरू की गई जमींदारी प्रथा का संशोधित संस्करण डैश के नाम से दोस्तों ये आपका जाना जाता था। आंसर हो जाएगा महालवाड़ी प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का, तो ए राइट आंसर होगा महालवाड़ी प्रणाली। महालवाड़ी प्रणाली में भू राजस्व डैश था, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 नंबर का। देखेंगे तो आपका दोस्तों क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा समय समय पर संशोधित, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। किसने एक दरोगा जो एक भारतीय था के नेतृत्व में मंडल या थानों की प्रणाली जो है स्थापित की? आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो सी जो है सही आंसर होगा। एक विनम्र शुरुआत डैश में की गई थी जब चार्टर अधिनियमों में विद्यमान भारतीयों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा 1813। क्या होगा आंसर? 1813। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। अब यहाँ पर देखिए राज्य के श्रेणियां और राज्य मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 57 का। चलिए मिलाते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी मिला सकते हैं। देखिए उत्तराधिकार वाले राज्य की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। स्वतंत्र राज्य की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा मैसूर। और नवीन राज्य की बात करते हैं तो मराठा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं तो मुगल पतन के पश्चात नवीन राज्यों के उदय के कारणों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1 2 3। देखिए जागीरदारी संकट हो जाएगा और जमींदारों की निष्ठा में परिवर्तन, क्षेत्रीय शक्तियों की राजनीतिक मंशा, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 58 का जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर दिखा गया है आपका जो चिनकिलिच खां जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा हैदराबाद से संबंधित है। और मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा बंगाल।
शहादत खां की बात करते हैं तो आपका अवध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 3, 2, 1 जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। बोला कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ए डैश से बी डैश स्थानांतरित की, रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताइए। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। देखिए अब इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जिससे आपका पहले ढाका था, अब ढाका से जो है आपका स्थानांतरित करके जो है मुर्शिदाबाद ले गया था। तो आंसर जो है आपका डी सही आंसर होगा, ढाका से मुर्शिदाबाद। अली वर्दी खान ने किस वर्ष जो है गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया था? सरफराज खान को जो है पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को 1740 जो है इसका सही आंसर होगा। आंसर जो है आपका सी होगा। देखिए गिरिया बिहार के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है जो राजमहल के निकट स्थित है। इस स्थान पर 2 ऐतिहासिक प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला कि बंगाल के नवाबों का शासनकाल सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिससे आप देखेंगे तो आपका मुर्शिद कुली खां होगा। और इसका जो आपका शासनकाल रहा है दोस्तों 1700 से लेकर के जो है 1727 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो आपका सुजाउद्दीन हो जाएगा, है ना, सुजाउद्दीन। इसका जो आपका शासनकाल रहा है आपका 1727 से लेकर के आपका 39 हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर आता है सरफराज खां। सरफराज खां का देखेंगे तो आपका 1739 से लेकर के आपका 40 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो आपका चौथा आएगा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का शासनकाल देखेंगे तो आप 1740 से लेकर के आपका 56 हो जाएगा, है ना, 56 जो है इसका शासनकाल हो जाएगा। एक सेकेंड, 56। और आखिरी में देखेंगे तो आपका सिराजुद्दौला होगा और ये आपका 1756 से लेकर के 57 हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए इजारा व्यवस्था प्रारंभ की? देखिए इजारा व्यवस्था जो है प्रारंभ किया था और इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुर्शिद कुली खां। क्या होगा आंसर? मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी सही होगा। बंगाल के किस नवाब ने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की है? आंसर हो जाएगा सरफराज खां। क्या होगा आंसर? सरफराज खां। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 65 का। अब देखिए 65 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो जैसे देखेंगे तो 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। और आर बोला है कि सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने अपनी कलकत्ता तथा चंद्रनगर की किलाबंदी जो है नहीं गिराई। तो इसका आंसर देखेंगे 65 का तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कथन ए सही है और कारण आर जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लैक होल की घटना किस तिथि को हुई थी? अब देखिए ब्लैक होल की घटना की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? आपका 1756 में हुआ था, लेकिन आपको डेट भी याद रखना पड़ेगा। डेट इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 20 जून 1756 में ये आपका दोस्तों हुआ था। ठीक है, और बात करेंगे दोस्तों हम जैसे एक अंग्रेज अधिकारी जे जेड हॉलवेल द्वारा बताया गया है कि नवाब ने 20 जून 1756 की रात में 146 है ना 146 अंग्रेज व्यक्तियों या फिर बंदियों को 78 फुट लंबी एवं 78 फुट लंबी एवं 14 चौड़ी कुछ इसे मतलब लंबाई चौड़ाई बता रहा है कि 14-10 आपका जो है चौड़ा था, कोठरी में जो है बंद कर दिया था। और अगले दिन जो है हॉवेल सहित जो है मात्र 23 व्यक्ति जो है जिंदा ही बचे थे, है ना, बाकी बहुत लोग जो है इसमें मारे गए थे। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा 12 अगस्त 1765 जो है राइट आंसर होगा। 12 अगस्त 1765 ए राइट आंसर होगा। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? देखिए मुर्शिदाबाद का उप दीवान दोस्तों किससे बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद रजा खान। क्या होगा आंसर? मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन नंबर 68 का ए राइट आंसर होगा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए अंबर युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 1749 में हुआ है, 1749 में हुआ है। और पलासी का युद्ध आप सभी को पता है, ये आपका 1757 में हुआ है। और वांडीवास का युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 1760 में हुआ है। और बक्सर का युद्ध आप सभी को पता है 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही आपका कौन सा है? तो देखिए सही की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही आंसर होगा। और वांडीवास का युद्ध हुआ कब था? 1760 में हुआ था। अगला है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा मीर कासिम, इसका राइट आंसर होगा मीर कासिम, अच्छे से याद रखिएगा। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए तो इसका आंसर हो जाएगा खासी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का तो बी राइट आंसर होगा खासी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करके बताइए, यानी इसमें आपका दोस्तों गलत क्या है? अब देखिए गलत की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो अलीनगर की संधि का उल्लंघन करते हुए फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से चंद्रनगर छीन लिया था, यही दोस्तों जो है आपका आंसर जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी अलीनगर की संधि नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में हुई थी। अंग्रेजों ने 1757 में कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित की। पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर देखेंगे 74 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? आपका मीर जाफर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मीर जाफर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा। अब देखिए पहला यानी मीर जाफर 2 बार जो है बंगाल का नवाब बना था। आपका जो पहला यानी फर्स्ट टाइम की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका 1757 से लेकर के 60 के बीच में बना था। और जो आपका सेकेंड टाइम देखेंगे तो सेकेंड टाइम में जो बना था आपका 1763 से लेकर के आपका 65 के बीच में बना था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला कि महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, विजय का वर्ष मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए लाहौर की बात करते हैं 1799 हो जाएगा, 1799 होगा। मुल्तान जो है आपका 1818 होगा। और कश्मीर जो है 1819 हो जाएगा। एक सेकंड, कश्मीर आपका 1819 नहीं होगा, 1834 होगा। और पेशावर जो है 1819 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी राइट आंसर होगा। महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि किस तिथि को हुई है? कौन सी तिथि को हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? 76 का देखेंगे तो 76 का देखिए आपका सी होगा। 25 अप्रैल 1809 में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 25 अप्रैल 1809 में हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करके बताइए, यानी इसमें आपका जो दोस्तों गलत क्या है। अब देखिए गलती की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो देखिए सिख राज्य के अंतिम राजा दलीप सिंह थे जिनकी मृत्यु जो है लंदन में हुआ। तो यही देखिए जो है गलत आंसर होगा। अब देखिए सिख राज्य के अंतिम राजा जो है दलीप सिंह थे जिनकी मृत्यु जो है लंदन में हुआ था, ये जो कि आपका आंसर गलत होगा। अब सिख राज्य के अंतिम राजा कौन थे? तो दलीप सिंह थे जिनकी मृत्यु जो है आपका फ्रांस में हुआ था, लंदन में नहीं हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और 1893 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, पेरिस फ्रांस में हुआ था। बाकी महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो है खड़क सिंह थे। और चिलियागाला युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी था। पंजाब पर शासन करने के लिए गठित 3 सदस्यीय परिषद में अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स। तो आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 77 तक जो है आज हम क्वेश्चन देखेंगे। और आज आपका 77 तक ही क्वेश्चन आपका सेट में दिया गया था। अब देखिए जो आपका कल का टॉपिक होने वाला है 1857, है ना। 1857 की क्रांति जो आपका है कल का टॉपिक होने वाला है, आप इसको पढ़ के आइएगा। और कल के यानी 1857 के टॉपिक से अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन का MCQ देखेंगे और क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा जो आपका अपलोड हुआ है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।